हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन को डिटेल में हम देखेंगे, तो इस वीडियो को इन तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं डिप्लोमा के, उनके लिए है, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर को। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। जो आपके 5th सेमेस्टर के सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनके 5th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। पहले ये सेकेंड ईयर के सेमेस्टर में चलता था, लेकिन अब ये 3rd ईयर के सब्जेक्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसको हम देखेंगे पूरी डिटेल में। फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम सॉइल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सॉइल मैकेनिक्स का जो ये सब्जेक्ट है, इसमें 2 पार्ट आपको पढ़ने होते हैं, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। यानी कि सॉइल के बारे में सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है, और साथ ही साथ फाउंडेशन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, नींव के बारे में। क्योंकि जो फाउंडेशन आपका होता है सॉइल पे ही बनाया जाता है, तो फाउंडेशन बनाने से पहले हमको सॉइल के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम फाउंडेशन का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार की सॉइल होती है उसी टाइप्स के उसके अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन का वहाँ पर निर्माण करते हैं। तो इसलिए फाउंडेशन बनाने से पहले हमको सॉइल के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो 2 पार्ट आपको मिल जाता है इस बुक में, एक तो सॉइल मैकेनिक्स का और दूसरा हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में दोनों पार्ट को डिस्कस कर लेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है आपका, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या होता है। आगे हम डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर को कवर करेंगे, फिर हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग को भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम सॉइल को देखेंगे। यहाँ पर देखिए सॉइल जो आपका, इसमें पूरा डिटेल आपको दिया गया, आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉइल आपका क्या होता है, सॉइल जो आपका है मृदा। मृदा शब्द लैटिन शब्द सोलियम से है। मृदा का तात्पर्य पृथ्वी की ऊपरी परत से है। हम सभी प्राणी आदिकाल से मृदा के संपर्क में है। मृदा अथवा मिट्टी का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका अर्थ है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा कृषि इंजीनियर व कृषि वैज्ञानिक के लिए पृथ्वी की उस परत से है जहाँ से पेड़ पौधे अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं या फसलों के लिए उपयोगी है। दूसरा जो हमारा है भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट के लिए पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं, शेष भाग कठोर चट्टान के रूप में है। और जो 3rd पॉइंट है हमारा सिविल इंजीनियर के लिए पृथ्वी की सतह की उस गहराई तक है जहाँ तक संरचना की नींव जाती है, और अमृदा यानी कि सब सॉइल पर नींव संरचना का संपूर्ण भार स्थानांतरित करती है। तो हमको 3rd पॉइंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल का क्या महत्व है और इनके कौन कौन से यूज हैं। चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक विघटन से निर्मित मुलायम भाग मृदा या मिट्टी कहलाता है, कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से जो आप जाना जाता है, तो उसमें आप चट्टान के बारे में पढ़े होंगे, रॉक के बारे में, कि रॉक की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो उत्पत्ति जो रॉक की जहाँ से होती है वहीं से आपकी सॉइल की भी होती है। जो आपका मैग्मा होता है जब पिघलता है तो जो उसमें कठोर पदार्थ होते हैं उसको हम चट्टान बोलते हैं, और जो उसमें मुलायम पदार्थ होते हैं उसी को हम मृदा बोलते हैं। तो मृदा और चट्टान का जो ये उत्पत्ति होती है वो एक ही जगह से होती है। चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक विघटन से निर्मित जो मुलायम भाग आपको होता है उसी को हम सॉइल बोलते हैं, और जो कठोर भाग होता है उसी को हम चट्टान बोलते हैं। तो यहाँ पर सॉइल के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम सॉइल मैकेनिक्स आपका क्या होता है। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें डिफिनीशन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिफिनीशन हम देखते हैं। मृदा इंजीनियर सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि सॉइल मैकेनिक्स के जो जनक हैं वो आपके डॉक्टर कार्ल वॉन टरज़ागी है। या जरूर याद रखिएगा, आपके कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सॉइल मैकेनिक्स के जनक कौन है, तो कार्ल वॉन टरज़ागी है। केवल टरज़ागी भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, सॉइल मैकेनिक्स के जनक डॉक्टर कार्ल वॉन टरज़ागी है। इनके अनुसार जो डिफिनीशन है आपका सॉइल मैकेनिक्स का उसको हम देखते हैं। चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक विघटन से निर्मित कणों के अवसादों और दूसरे असंघनित निक्षेपों जिनमें कार्बनिक पदार्थ भी मिले होते हैं से जुड़ी इंजीनियरिंग दिक्कतों के लिए यांत्रिकी एवं द्रव विज्ञान के सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर डिटेल में आपको दिखाया गया है कि इसको पढ़ लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेके। तो सॉइल मैकेनिक्स के जो जनक है डॉक्टर कार्ल वॉन टरज़ागी है, आप जरूर याद रखिएगा कंपटीशन के लिए भी, और अब सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है। नींव के बारे में हम देखेंगे, नींव अभियंत्रण क्या होता है। तो भूमि तल के नीचे बनाया गया वह भाग
जो दिखाई नहीं देता है संरचना के संपूर्ण भार को अमृदा पर स्थानांतरित करता है, नींव कहलाता है। जो फाउंडेशन आपका होता है वो मिट्टी पर भी बनाया जाता है, सॉइल पे बनाया जाता है। तो फाउंडेशन बनाने के लिए हमको सॉइल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ये भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे और फाउंडेशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका नींव क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। जो भी आपका स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, तो जितने भी पार्ट उसमें हमको दिखाई देते हैं वो सारे आपके उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर, उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो पार्ट आपको नहीं दिखाई देते, जमीन के अंदर नीचे ढक दिए जाते हैं, उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई बिल्डिंग यहाँ पर बना हुआ है और उसके नीचे तो फाउंडेशन बना होगा। जब फाउंडेशन बनता है तो उस टाइम दिखाई देता है, लेकिन बाद में जब पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है तो ये फाउंडेशन नीचे आपका ढक जाता है, ये दिखता नहीं है। तो ये जो आपका फाउंडेशन है, ये वाला पार्ट, वो आपका सब स्ट्रक्चर कहलाएगा। और जो ऊपर का पार्ट, जितने भी पार्ट दिखते हैं उस बिल्डिंग के, वो सारे आपके सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। और जो पार्ट नहीं दिखते, जमीन के अंदर होते हैं, उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सब स्ट्रक्चर में ये हमारा फाउंडेशन आ जाता है। तो भूमि तल के नीचे बनाया गया वह भाग जो दिखाई नहीं देता है, संरचना के संपूर्ण भार को अमृदा पर स्थानांतरित करता है, नींव कहलाता है। यानी कि जो आपका संरचना है, स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, तो इसका जो लोड होगा वो कहाँ आएगा। लोड जो आपका होता है, ये आपका मान लीजिए छत है, या छत से होते हुए जो आपका वाल होता है, वाल पे आता है। वाल आपको ट्रांसफर करता है कहाँ पर, नीचे आपका जो फाउंडेशन होता है उस पर। और फाउंडेशन आपका जो लोड होता है सारा ट्रांसफर करता है इसके नीचे की जो सॉइल होती है, जिसको हम सब सॉइल बोलते हैं। जो फाउंडेशन के नीचे आपकी सॉइल होती है उसको हम सब सॉइल बोलते हैं। ये सब सॉइल हो गया, ये आपका सब स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका सुपर स्ट्रक्चर हो गया। तो जो आपका पूरी बिल्डिंग का जो भी आपकी संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसका जो लोड होता है वो आपका फाउंडेशन पे आता है, और फाउंडेशन इस लोड को सब सॉइल पे यानी कि अमृदा पे ट्रांसफर कर देता है। इसी को हम अमृदा बोलते हैं। तो यहाँ से आपको सब सॉइल, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा। देखिए, अमृदा आपकी क्या होती है, कंक्रीट ब्लॉक जो कि नींव को आधार प्रदान करती है कि नीचे की मृदा परत जिस पर संरचना का संपूर्ण भार स्थानांतरित होता है, अमृदा या सब सॉइल कहलाती है। इसी तरह की आपका अधरचना है, यानी कि सब स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, अधिरचना से नीचे का, देखिए अधिरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर से नीचे का वह भाग जो भूमि तल से नीचे भूमि में छिपा रहता है, अधरचना यानी कि सब स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी तरह से आपका है सुपर स्ट्रक्चर। संरचना यानी कि बांध, पुल, भवन, कोई भी संरचना हो सकती है, का वह भाग जो दिखाई देता है, अधिरचना कहलाता है। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमको फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई स्ट्रक्चर हम बना लिए और स्ट्रक्चर का जितना पार्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद जो जो पार्ट हमको दिखाई देता है, तो वो सभी पार्ट आपके सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। जो पार्ट नहीं दिखाई देता, कौन सा पार्ट नहीं दिखाई देगा, केवल फाउंडेशन ही नहीं दिखाई देगा। फाउंडेशन जमीन के अंदर उसको ढक दिया जाता है, तो वही हमारा सब स्ट्रक्चर कहलाता है। और जो फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल होती है वो हमारी सब सॉइल कहलाती है। तो ये तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा फाउंडेशन इंजीनियरिंग अगर जब आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, धारण क्षमता क्या होती है। तो वह अधिकतम बार जो मृदा विफल हुए बिना वहन कर सकती है, धारण क्षमता कहलाती है। यानी कि जो बियरिंग कैपेसिटी है, जो आपकी फाउंडेशन हम बनाते हैं, वो पूरी जो उसके ऊपर संरचना बनी हुई है, उस संरचना का जो भार है बिना फेल हुए जितना भार वो वहन कर सकती है, बियर कर सकती है, वही हमारी उसकी बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। जो उसकी क्षमता होती है उसी को हम बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। संरचना के भार एवं अमृदा की धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए नींव दो प्रकार की होती है। जो मेन टाइप्स हैं फाउंडेशन के, आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो जो आपके मेन टाइप्स हैं फाउंडेशन के, दो प्रकार के होते हैं। कोई भी आपसे पूछे फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होंगे। मेन जो फाउंडेशन के टाइप है, उथली नींव और गहरी नींव। यानी कि जो आपका उथली यानी कि शैलो फाउंडेशन इसको हम बोलते हैं, और गहरी को हम डीप फाउंडेशन बोलते हैं। तो मेन रूप से जो फाउंडेशन का टाइप्स है दो ही है, एक शैलो फाउंडेशन और एक डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन को हम हिंदी में उथली नींव बोलते हैं, और डीप फाउंडेशन को हम हिंदी में गहरी नींव बोलते हैं। तो कोई भी आपसे पूछता है कि फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन रूप से फाउंडेशन दो प्रकार के होते हैं। आगे हम उथली नींव यानी कि शैलो फाउंडेशन में बहुत सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे, और डीप फाउंडेशन में भी आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो मेन रूप से इम्पोर्टेंट है कि फाउंडेशन के जो प्रकार हैं वो आपका किसके आधार पर, धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए और संरचना एवं अमृदा की धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए नींव के जो प्रकार हैं, दो ही प्रकार होते हैं, उथली नींव और गहरी नींव, यानी कि शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। तो जो मेन रूप से शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को हम पहचानते कैसे हैं, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर जो शैलो फाउंडेशन आपका होता है उथली नींव, इसकी जो गहराई होती है इसकी चौड़ाई से कम होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई फाउंडेशन हम बना रहे हैं, तो इसकी जो ये चौड़ाई आपकी हो गई, ये आपका चौड़ाई हो गया, विड्थ हो गया, और गहराई आपकी इतनी है केवल,
ये आपका हो गया। यानी कि जो गहराई होगी वो चौड़ाई से कम होगी, यानी कि इनकी चौड़ाई अधिक है शैलो फाउंडेशन में और गहराई कम है, तो ये हमारी शैलो फाउंडेशन यानी कि उथली नींव कहलाएंगी। गहरी नींव किसे कहते हैं? गहरी नींव का मतलब है डीप फाउंडेशन, यानी कि जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक है। ये गहराई है डी और ये आपकी चौड़ाई है बी, तो यानी कि इसकी जो गहराई है इसकी चौड़ाई से अधिक है, तो ये हमारा डीप फाउंडेशन कहलाएगा, गहरी नींव। तो यही दो डिफरेंस है इसमें, यहाँ से हम पहचानते हैं। अतः नींव का आकार, माप, गहराई आदि से संबंधित ज्ञान होना नींव अभियंत्रण के अंतर्गत प्राप्त होता है। जब हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में हम देखेंगे फाउंडेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके माध्यम से हम नींव का अभिकल्पन, निर्माण, अनुरक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके, न्यू इंजीनियरिंग हमारी कहलाती है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग हम उसी को कहते हैं। ये आपका फाउंडेशन बना के दिखाया गया है। देखिए, ये आपका फाउंडेशन है, ये वाला पार्ट आपका फाउंडेशन है। इसके नीचे जो सॉइल है ये पूरा आपका फाउंडेशन है, और इसके नीचे जो सॉइल होती है वो हमारी सब सॉइल कहलाती है, और इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। ये आपका प्लिंथ लेवल है, इसके ऊपर के जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो आपके सुपर स्ट्रक्चर कहलाएंगे। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका सब स्ट्रक्चर में आ जाएगा, और इसके नीचे जो सॉइल होगी यहाँ पर वो आपकी सब सॉइल कहलाएगी। तो ये था फाउंडेशन का कुछ यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। अतः नींव निर्माण से पूर्व मृदा का अध्ययन आवश्यक है, अतः मृदा यांत्रिकी से नींव इंजीनियरिंग का भी पूर्ण संबंध रखती है। यानी कि जो भी हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ें तो उसके पहले हमको सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सॉइल मैकेनिक्स हमारी क्या होती है, तो चलिए हम देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स लाभ क्या होते हैं, हानियाँ क्या होती हैं। तो पूरा डिटेल आपका दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके। मृदा अभियांत्रिकी से लाभ आपके क्या क्या हो जाते हैं। देखिए, अगर सॉइल के बारे में नॉलेज होगा और उसके अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन बनाएंगे तो बहुत सारे लाभ आपको होते हैं। मृदा यांत्रिकी के कारण इस युग में बहुमंजिले भवनों का जो अभिकल्पन होता है वो संभव हो सका है। इससे टिकाऊ, मजबूत एवं मितव्ययी भवनों का निर्माण हो रहा है। सड़कों के निर्माण, मेंटेनेंस, अभिकल्पन में भी मृदा यांत्रिकी से लाभ होता है। ऊंचे ऊंचे बांधों का अभिकल्पन और निर्माण भी मृदा यांत्रिकी की देन है। प्रतिधारक दीवारें, खुदाई में तख्ताबंदी के निर्माण व अभिकल्पन में भी लाभ होता है। तो ये थे लाभ आपके, यहाँ से आप देख लीजिएगा। मृदा का बनना, फॉर्मेशन ऑफ साइकिल ऑफ सॉइल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परत गर्म पिघली हुई अवस्था में होती है जिसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा के ठंडा होने पर चट्टान का निर्माण होता है। पहले हमने बताया चट्टान का भौतिक एवं रासायनिक कारणों से लगातार विघटन होता रहता है जिससे मृदा का निर्माण होता है। यानी कि जो चट्टान बनते हैं, जो कठोर पदार्थ होते हैं उसको हम चट्टान बोलते हैं, और जो उसमें से मुलायम पदार्थ मिल जाते हैं हमको वही हमारे मृदा कहलाती है। धीरे धीरे पुनः चट्टान का निर्माण होता है। चट्टानों से मृदा, मृदा से पुनः चट्टान का बनना, यह हमारा भूवैज्ञानिक चक्र यानी कि जियोलॉजिकल साइकिल लगातार चलता रहता है। यही आपका फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए जियोलॉजिकल साइकिल जो चल रहा था आपका भूवैज्ञानिक चक्र, वो क्या होता है अब हम इसको देखेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिगर में, देखिए सबसे पहले जो चट्टान था उसका विघटन हुआ, फिर परिवहन एवं निक्षेपण हुआ, एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है, फिर अभितान होता है, अपहेवल, फिर आपका चट्टान बनता है। तो यही क्रिया जो आपकी होती है, जियोलॉजिकल साइकिल चलती रहती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चट्टानों का विघटन कैसे होता है, तो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे भौतिक विघटन, रासायनिक विघटन कैसे कैसे होता है इनका। नेक्स्ट हम देखते हैं परिवहन और निक्षेपण। तो जल, गुरुत्व बल, वायु, ग्लेशियर, इन सब के कारण इनका परिवहन और निक्षेपण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अभ्युत्थान क्या होता है। भूगर्भीय परिवर्तन के कारण चट्टानों से मृदा, मृदा से चट्टानों का पुनः निर्मित होना, यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस क्रम में कई युग व्यतीत हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को हम लोग न देख पाते, न अनुभव कर पाते। इन परिवर्तनों के कारण महासागरों के स्थान पर पर्वत एवं पर्वतों के स्थान पर महासागरों का निर्माण होता रहता है, इसी को हम अभ्युत्थान बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदा का भूगर्भीय वर्गीकरण क्या है। तो मृदा का भूगर्भीय वर्गीकरण में ये दो प्रकार से, दो समूह वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका है अवशिष्ट मृदा, और दूसरा हमारा है स्थानांतरित मृदा, यानी कि रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो दोनों को हम दे सकते हैं। ये आपका क्या होता है, अवशिष्ट मृदा। यदि चट्टान का विघटित पदार्थ चट्टान पर ही जमा होता है और उसी चट्टान पर ही मृदा का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की जो मृदा होती है अवशिष्ट मृदा कहलाती है। दूसरा जो हमारा है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जो ट्रांसपोर्ट होके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। विघटित चट्टान के कण स्थानांतरित एजेंट जैसे गुरुत्व, हवा, पानी, ग्लेशियर द्वारा विघटित स्थान से बहुत दूर जाकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर मृदा का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो मृदा होती है
यहाँ से जो मृदा मिलती है उसको हम स्थानांतरित मृदा बोलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंजीनियरी आधार पर मृदा का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है इसको? 3 प्रकार में किया गया है, ससंजक मृदा, ससंजनहीन मृदा और कोलाइट्स मृदा। तो यहाँ से आप डिटेल में देख लीजिएगा ये क्या होते हैं, ससंजक, ससंजनहीन और कोलाइट्स। हम यहाँ पर आकार को देख लेते हैं। आप सॉइल मैकेनिक्स में आकार का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत महत्व है। रेत और बजरी जो आपकी होती है, सैंड और ग्रेवल, उनका आकार क्या है? तो कड़ों की आकृति इनकी गोल एवं निकुली होती है। और जो आकार है आपका 0.075 mm से 4.75 mm रेत का आकार है सैंड का, और 4.75 mm से 80 mm तक आपको बजरी का जो आकार है ये है। पारगम्यता इनकी उच्च होती है और अर्थात इसका क्या मतलब है, जल निकास उत्तम है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्ट का क्या आकार होता है। सिल्ट का जो आकार है 0.002 mm से 0.075। तो ये तो था आपका सिल्ट का आकार 0.002 से 0.075 mm तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मृत्तिका और रेत में अंतर क्या होता है? तो यहाँ पर अंतर आपको दिखाया गया है। ये क्ले है आपका, ये सैंड है, और ये इनकी प्रॉपर्टीज है। जैसे मृदा का प्रकार है तो क्ले में जो मृदा का प्रकार है इसमें कण इनके महीन होते हैं और रेत में इनके मोटे कण होते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो यहाँ से आप इनको डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देते हैं मृदा का प्राचीन इतिहास। यहाँ पर इतिहास के बारे में डिटेल में बताया गया है। इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इसका पूरा डिटेल देख लीजिएगा। थ्योरी है पूरा, इस पर हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदा की संरचना, जो इम्पोर्टेंट टर्म है। मृदा की संरचना कैसी होती है? तो संरचना के बारे में आपसे पूछा जाता है। 3 प्रकार की इनकी संरचना होती है मृदा की। जो आपका पहला है एकल कड़ी संरचना, दूसरा आपका मधुमक्खी छत्ता संरचना, और फिर गुच्छेदार संरचना। तो इसके बारे में आप डिटेल देखिएगा और इसके फिगर भी आप याद रखिएगा, फिगर भी एग्जाम में आप बना सकते हैं। तो ये आपका एकल कड़ी संरचना है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुच्छेदार संरचना, जो इस प्रकार से आपको दिखती है। और फिर तीसरा आपका है मधुमक्खी छत्ता संरचना। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन सॉइल मैकेनिक्स के। इसी तरह की और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसकी वीडियोस मिलती रहेंगी। और इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज भी मिल जाती है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो बिल्डिंग मटेरियल के भी मिल जाएंगे आपको। SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। रीजनिंग, मैथ, GK GS की वीडियोज़ भी आपको मिल जाती है। तो इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से